जी सर, आ गया समझ। चलो, आज हम बात करते हैं कुछ एमएसएमई स्कीम्स के बारे में। एमएसएमई स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है एमएसएमई को डेवलप करने के लिए, एमएसएमई के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एमएसएमई के लिए नई नई इनोवेशन लाने के लिए एमएसएमई ने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम बना रखी है। मैं कुछ स्कीम्स के नाम बता देता हूँ आपको, तो उसको वन बाय वन हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहली स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये वाली स्कीम किसके लिए है उसमें हम बात करते हैं। द स्कीम एम टू प्रोवाइड, इस स्कीम का ऑब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प देना टू सेटअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर एंड जनरेट सस्टेनेबल अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। मतलब जो ये स्कीम है, इस स्कीम का जो पर्पस है कि भाई रूरल एरिया में, गाँव में या शहरों में, दोनों एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर या फिर सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी को क्या करना, जनरेट करना। उनके लिए आपको कोई भी अगर वहाँ पे छोटा मोटा कोई धंधा करना चाहता है, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आ सके। एंड ऑल्सो टू जनरेट सस्टेनेबल एंड कॉन्टिन्यूस employment opportunity to the rural and unemployed youth as well as prospective tradition artisans and thereby halt occupational migration। ये कहना चाह रहा है कि भाई हर एक एरिया के अंदर क्या करना, कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते रहना। किन के लिए? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनके जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे यूथ घूम रहा है अनपढ़ अनएम्प्लॉयड, तो उनके लिए गाँव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, या फिर जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, जो भी कोई किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, उनके लिए क्या करना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लगाना, उनके लिए वो करना। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 18 ईयर। 18 साल से ऊपर वाला कोई भी अगर पर्सन है उसके लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या है, द स्कीम इज डिजाइन इन सच अ वे दैट ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिशियरी इज 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ जर्नल कैटेगरी एंड 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी। ये कहना चाह रहा है भाई गाँव में या फिर शहरों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है गाँव में या शहरों में, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आनी चाहती है, कोई आर्टिस्ट है कुछ करना चाहता है, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है कुछ करना चाहता है, तो इस स्कीम के अकॉर्डिंगली ये स्कीम कहती है कि भाई ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई धंधा स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपनी टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, मान लो 1 लाख की कॉस्ट है शुरू करने की, आप 1 लाख में जर्नल कैटेगरी के लिए बोला है कि 10% आप खुद से लगाओ, 5 स्पेशल कैटेगरी जो SC ST हैं, जो OBC हैं, वुमेन हैं, उनके लिए 5%। भाई आप 5% या 10% पैसा लगाओ, बाकी का 90% और जो 95% है उसमें आपको कौन हेल्प करेगा, उसमें आपको गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। समझ आ गई? आपको कुछ नहीं करना, आपको लोन के लिए एप्लीकेशन लगानी है बैंक के पास। 90 से लेके 90%, 90 से लेके 95% जो भी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आपको फिर गवर्नमेंट हेल्प करेगी। ये पहला प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत PMEGP। समझ आ गई पहली स्कीम MSME की, प्राइम मिनिस्टर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सर फिर इसको प्रोग्राम। जी रिपीट सर करना आगे। पड़ेगा? हाँ, सर फिर इसको रीपे भी करना पड़ेगा? तो और हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो कुछ कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है, कई बार विद जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी तो लोन सर मिल जाता है। बेसिकली ये सिर्फ लोन ही प्रोवाइड करते हैं। लोन हेल्प करती है ना गवर्नमेंट कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे हम लोन प्रोवाइड करेंगे, हाँ ताकि आपको अगर कोई धंधा स्टार्ट करना है, बेसिकली क्या होता है, आप जाओ बैंक में, आप कुछ नहीं हो, आपको कहना है कि मुझे तो कोई धंधा स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करना, आपको कोई लोन भी दे दे, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर हो तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो पहली स्कीम कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्लान, ठीक है ना। जी सर ठीक है। हाँ, अब आता है सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या मुद्रा यूनिट। सेकंड लोन, इसमें क्या है? द स्कीम cater to need the entrepreneur for bringing new technology automation so has to modernize the existing unit with objective to assist existing unit for expansion upgradation. The scheme provide financial assistance to the successful as well as well performing unit. The scheme is applicable to all the existing well performing PMGP मुद्रा यूनिट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑलरेडी कोई यूनिट बन चुकी है, अगर ऑलरेडी कोई ऐसी वो थी, कोई भी एंटिटी थी, कोई भी एमएसएमई थी जो ऑलरेडी काम कर रही है, वो अपने उसमें क्या करना चाहती है? एक्सपेंशन करना चाहती है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहती है, तो उसके लिए फिर उसको क्या मिलेगा? दोबारा से सेकंड लोन भी मिल सकता है अपग्रेडेशन के लिए। तो ये भी क्या है? इसी का पार्ट है। समझ आ गई? जी सर ये मुद्रा यूनिट्स क्या होते हैं? मुद्रा लोन मिलते हैं। मुद्रा लोन मतलब क्या होता है? एक तरह से गवर्नमेंट का ही होता है, स्मॉल स्मॉल लोन भी कह सकते हैं इसको। मुद्रा लोन जो होते हैं स्मॉल लोन होते हैं, ये स्मॉल स्मॉल लोन, ठीक है ना। एक स्कीम है मुद्रा मुद्रा लोन के रूप में उन्होंने वो कर रखा है, मुद्रा योजना के तहत होती है वो। तो मुद्रा लोन जो होता है 10 लाख तक का इसमें आपको लोन मिल जाता है, ठीक है ना। जी सर ठीक है। हाँ, तीसरा होता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फ्रॉम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, CGT MSE। तो इसको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम टू एनकरेज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर to venture into self-employment opportunity by facilitating credit guarantee support for collateral-free, third-party guarantee-free loan to the micro-small enterprise, especially in the absence of collateral. The scheme is applicable to all the existing entrepreneur and appraising entrepreneur. ये कहना चाह रहा है, मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कोई सब सर्विस में थे, कोई भी बिजनेस में नहीं था, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, आपको गवर्नमेंट हैज़ पर द क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या दे देगी? गारंटी भी दे देगी गवर्नमेंट। अगर आप कोई पैसा रेज कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको गारंटी भी दे देगी जो कि कोलैटरल फ्री होगी। उस गारंटी के बदले में आपको कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। कोई थर्ड पार्टी गारंटी दे रहा है तो उस गारंटी के बदले में आपको कोई प्रॉपर्टी आपकी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योर को कोलैटरल फ्री मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे बिना आपको क्रेडिट गारंटी मिल जाएगी। समझ आ गई? जी सर ठीक है। हाँ, सर आगे। हाँ भाई। सर गवर्नमेंट जो तो कोलैटरल सिक्योरिटी देगी ना? हाँ, क्या कह रहे हो? इट मीन पहले हमें, सर गवर्नमेंट जो होगी वो हमें कोलैटरल गारंटी देगी, इट मीन पहले हमें कुछ रखना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट नहीं, हमें सपोर्ट करेगी? ये कोलैटरल फ्री है। कोलैटरल फ्री मतलब इसमें जो गवर्नमेंट गारंटी देती है कि भाई अगर कहीं से इसने लोन लिया, मान लो उसमें कोलैटरल फ्री गारंटी होती है
कि भाई हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो बंदा है अगर नहीं रीपे कर पाया, वी विल रीपे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। इसमें एक तरह से गारंटी होती है जो कि बिल्कुल कोलैटरल फ्री होती है, बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ता। समझ आ गई? यस सर। अब तो आता है, कंडीशन बस ये रहती है कि आप फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए। हाँ फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये ऐसे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे एंटरप्रेन्योर है। क्लियर है? ओके सर। हाँ। जी सर। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, MSC CDP प्रोग्राम है ये, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या है बात करते हैं। दिस स्कीम इज फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द sustainability and growth of the micro small enterprise by addressing common issues such as improvement of technology, skills and quality, market access, etc., and to create upgrade infrastructure facility in the new existing industrial area cluster of MSC। It is मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी MSME है, MSME की जो कॉमन इशू होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी, उनके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आए, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट एसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, नई नई फैसिलिटी लाने के लिए, जो ये कॉमन इशू होते हैं, इस चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इस चीज़ों की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इस चीज़ों की ग्रोथ के लिए इस स्कीम को बनाया गया। ऑब्जेक्ट क्या है इस स्कीम का? इज टू सेटअप कॉमन फैसिलिटी सेंटर। इस ये स्कीम कहती है कि हम हर एक MSME के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर को डेवलप करेंगे, जहाँ पे MSME क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, जहाँ पे MSME को क्या क्या, क्योंकि भाई जो MSME कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके प्रोडक्टों की वो टेस्टिंग करवा सकते हैं, ट्रेनिंग ले दे सकते हैं, रॉ मटेरियल डिपो हो सकते हैं कि भाई जहाँ पे वो अपने रॉ मटेरियल को रख सकें, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट कि जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है उसका अच्छे से हो सके, मतलब कि MSME को अलग से कुछ खर्चा ना करना पड़े, गवर्नमेंट MSME के लिए ये काम करेंगी। जैसे ट्रेनिंग करवाना, कई बार क्या होता है MSME कोई कई लोग फैक्ट्री खोल तो लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ती है ना उनको, अपने नए नए जो बंदे आते हैं तो उनको अपनी ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें अलग से ट्रेनिंग का टाइम भी देना पड़ता है, जो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन चीज़ों में ध्यान दें, लेकिन ये इन चीज़ों में ध्यान देना भी जरूरी है। मतलब सर ट्रेनिंग जो होगी वो गवर्नमेंट करवाएगी। तो ये चीज़ें जो होती है ना, टेस्टिंग वगैरह के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए, एफुलेंट ट्रीटमेंट के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए, ये सारे काम फिर कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है MSME को। और दूसरा प्रमोशन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। आप सिर्फ बिजनेस करो और बाकी जो आपके कॉमन इशू है उनके लिए हम एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होके यहाँ पर चलेंगी। समझ आ गई? जी सर क्लियर। यस सर। हाँ। आगे आता है स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कैसे हो गई, खादी हो गई, खादी, या फिर ये जैसे क्या होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल हमारे वो नहीं थे कुछ इंडस्ट्री हुआ करती थी, लघु और कुटीर उद्योग, जो खादी, जूट, जो लकड़ी के वो बनाते थे खिलौने विलौने, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, बम्बू, हनी, ये सारे पुराने धंधे हुआ करते थे, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको रीजनरेट करने के लिए कि भाई ये ख़त्म ना हो, गवर्नमेंट क्या करती है, इनको फंड देती है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्फूर्ति टू ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री and artisans into collectivity by increasing production and value addition to make product competitive and to promote traditional sector and increase income of artisan providing sustainable employment. The scheme is applicable to all the existing artisan from the traditional industry cluster of artisan in sectors such as handicraft, textile, agro processing,
bamboo, honey, coir, khadi, etc. The scheme aim toward assistance and support to traditional industry artisans as to provide them sustainable employment through hard intervention in setting up physical infrastructure with CFC raw material bank, largest machines, soft interventions in skill development. तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कम से कम गवर्नमेंट 90 से लेके 95% तक हेल्प करती है इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली हाट का नाम सुना है, दिल्ली हाट। यस सर। दिल्ली हाट के अंदर क्या है? नहीं, इसका मैंने नहीं सुना। हाँ, दिल्ली हाट के अंदर क्या है, सारा ट्रेडिशनल है ना वहाँ पे। आप पुरानी पुरानी चीजें कुछ भी ले लो, खादी के कपड़े ले लो, पुराने पुराने कोई वो ले लो, हैंडीक्राफ्ट का कोई भी सामान ले लो, टेक्सटाइल का सामान ले लो, ऐसे ही अलग अलग है। सूरज कुंड का नाम सुना है? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद। सर मैंने तो सिर्फ सरोजनी नगर सुना है। हाँ, नहीं सरोजनी में तो चलो वैसी दूसरी चीजें हैं, लेकिन अच्छा अभी G20 का समिट देखा था? हाँ सर, प्रगति मैदान। G20 के अंदर आपने देखा होगा, आपने देखा भी होगा, वहां पे ना कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं। कई लोग बैठ गए, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा था वहां पे, कई कई बुजुर्ग आंटियां पेंटिंग बना रही हैं, कोई कोई कुछ बना रहा है, कोई हैंड का हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है। वो किस चीज़ के लिए होता है? वो मार्केटिंग करने के लिए होता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का, ताकि ये कॉम्पिटिटिव रहे, मार्केट में जिंदा रहे, ये आगे बढ़े। इसको प्रमोट करती है गवर्नमेंट। जी सर, ये सब भोपाल में भी मेला टाइप का लगता है, पूरे हैंडीक्राफ्ट से लेके हाँ, ट्राइबल से ये लेके पूरी हर एक चीजें एरिया में, रहती हैं। ये हर एक एरिया में लगता है। ये गवर्नमेंट हेल्प करती है इनको, और सिर्फ गवर्नमेंट ही हेल्प करती है न, और इनमें गवर्नमेंट का ही क्या रहता है, रोल रहता है। ये गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है, क्योंकि आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में ये बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ही इनके ऊपर कंट्रोल है। जैसे खादी को गवर्नमेंट रेगुलेट जी सर, करती है। मतलब सर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होती है वही सब रहेगी? एमएसएमई में रजिस्टर होती है वो अलग बात है। एमएसएमई में मतलब जो वहां पर आप बता रहे हैं। एमएसएमई में प्राइवेट सेक्टर भी रहता है, लेकिन मैं पब्लिक, अगर मैं बात करूं खादी वादी वगैरह की, लेकिन ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि खादी वगैरह में आजकल कौन खादी डालता है? कोई डालता है खादी? खादी के कपड़े आपने देखा कोई डालता हुआ आज के टाइम पे? तो नो सर। ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मार्केट में ख़त्म होती जा रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि ये क्या हो, इंक्रीज हो, कॉम्पिटिटिव रहे। तो गवर्नमेंट इनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग से बना रखी है स्फूर्ति स्कीम। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। आगे आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत इसका जो पर्पस है, प्रमोशन करना न्यू एंटरप्राइज को, नई नई एंटरप्राइज को प्रमोट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एमएसएमई अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए, इन कैलकुलेटिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन द कंट्री, कि भाई एंटरप्रेन्योरर की लोग ज़्यादा क्या बने, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जाएं। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरर। जो ये स्कीम है नए और एग्जिस्टिंग दोनों एंटरप्रेन्योरर के लिए एप्लीकेबल है। ये हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस, मोटिवेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये अलग अलग लोगों को क्या करती है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है, उनको अवेयर करती है एंटरप्रेन्योरर के बारे में, मेक इन इंडिया कंसेप्ट के बारे में, उनको मोटिवेट करती है। जैसे SC ST सेक्टर हो, SC ST हो गए, वुमेन हो गई, डिफरेंटली एबल पीपल हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गया, है ना, कोई BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हो गए, कि आप आओ, आप काम शुरू करो कोई छोटा मोटा, हम आपको हेल्प करेंगे, आप आगे बढ़ो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में। तो उनके लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है। जैसे क्या हो गया, कोई आपने देखा भी होगा PNB बैंक, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जैसे PNB ग्रामीण
स्किल डेवलपमेंट बैंक, वो क्या काम करते हैं, वो लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे क्या हो गया, कोई छोटा सा काम किसी ने सीखना हो, जैसे लड़कियों को वहाँ पे कपड़े सिलने का काम सिखाया जाता है, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया जाता है, अलग अलग एरिया में छोटे छोटे काम, ताकि लोग क्या हो, अपना कुछ कर सके, है ना। तो इसमें अलग अलग एरिया जी में सर। लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, काम सिखाया जाता है, ताकि जो ये गरीब लोग हैं, जो ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, या वुमेन हैं, या SC ST हैं, ये कोई काम धंधा सीखें और अपने लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो अलग अलग एरिया में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। समझ आ गई? जी सर, हाँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम, अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ITI हो गया। ITI का नाम सुना है? ITI यस सर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जी अलग सर, अलग सुना है। एरिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम टू इम्पेयर ट्रेनिंग इन प्रोसेसिंग ऑफ कोयर, इसमें ज़्यादातर किस सॉरी इसमें द स्कीम टारगेट टू क्रिएट स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या करना, हेल्प करना। गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको क्या करती है गवर्नमेंट, जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उनको हेल्प करती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देती है, उनको असिस्टेंट देती है, ताकि क्या हो, आपके पास जो भी इक्विपमेंट हो, आपकी जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो वो अच्छी हो, जिससे क्या हो, लोग अच्छे से क्या कर सके, ट्रेनिंग ले सके। समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कोयर विकास योजना, अम्ब्रेला स्कीम। कोयर विकास योजना क्या होती है? कोयर विकास योजना का मतलब होता है, एक तरह से आपने वो देखे हैं, कैसे बताऊं, जूट का नाम सुना है? जूट, जूट हाँ सर, सुना है। जी सर, सुना है। जैसे वो नारियल का ऊपर का वो नहीं होता, बरूदा सा, उससे वो बनती है रस्सियां वगैरह, जी सर, सुना है। जी है ना। देखा जी। रस्सियां बनती है, नारियल का कोयर होता है, जो जी सर। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बाल से होते हैं, जिनको फोड़ते हैं, उनकी रस्सियां भी बनती हैं। तो भाई जो कोयर विकास सर, योजना, सुतली सुतली बोलते हैं हाँ उसे। सुतली वगैरह या कुछ भी, द मेन ऑब्जेक्ट जो इसका है कि भाई जूट की रस्सियां बनती हैं, जूट के कपड़े बनते हैं, बोरियां बनती हैं, है ना, बोरी भी होती है। तो अभी क्या जी है, सर। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट ने पूरे का पूरा स्किल अपग्रेडेशन और महिला कोयर योजना चलाई है। इसके अंदर क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कीम इज टू इम्पेयर ट्रेनिंग इन प्रोसेसिंग ऑफ कोयर एंड वैल्यू एडिशन टू द पोटेंशियल वर्कर। कि भाई जो कोयर से रिलेटेड, कोयर मतलब वो जो जूट होता है, उसमें क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो वर्कर है, वर्कर को ट्रेनिंग देना। कोयर से जो अलग अलग चीज़ें लोग बनाते हैं, आर्टिशियन होते हैं, जो जूट से अलग अलग लोग एक चीज़ें बनाते हैं, उनको क्या करना, अलग से हेल्प करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, उनके लिए अलग से एक ट्रेक कोयर बोर्ड बनाना। एक इनका बोर्ड भी है प्रॉपर, जैसे खादी का बोर्ड है ना, ऐसे कोयर का भी बोर्ड है, जूट का बोर्ड है। इसमें क्या करता है, इस योजना के तहत कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया के अंदर, खासकर गाँव में, जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं आर्टिशियन हैं, जो उस जूट से बोरियां बनाती है, बैग बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, उनको स्किल, उनके स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना। तो बेनिफिट क्या है इस स्कीम के, ट्रेनिंग देना टू द पर्सनल इन द कार्डर ऑफ सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर आर्टिशियन इन द कोर इंडस्ट्री। जूट
की जो इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री के अंदर जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आर्टिशियंस हैं, उनको पूरी क्या देना, स्केलिंग देना। इनकी भी क्या होती है, ईडीपी होती है। जैसे हम लोगों की ईडीपी होती है, इनकी भी ईडीपी होती है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईडीपी वर्कशॉप सेमिनार प्रॉपरली क्या कराना हर टाइम पे, जैसे हमारे होते हैं, हमारे स्किल्स प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, ऐसे ही इनके भी सेमिनार होते हैं। और टाइम टू टाइम इनको फैमिलियराइज करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी से इनको ट्रेनिंग देना, टूर करवाना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए एंटरप्रेन्योर को एक टूर करवाना कि भाई ये टेक्नोलॉजी आई है, इसके रिगार्डिंग हम आपको नॉलेज देंगे, बताना। समझ आ गई? यस जी सर। सर। सर इसका सिर्फ वुमेन्स के लिए है? बेसिकली ये वुमेन्स के लिए है, और सेल्फ जो इंडिपेंडेंट जो जूट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनके लिए भी है। तो लेकिन ये ज़्यादा फोकस जो है वुमेन्स पे करती है। ओके सर। हाँ। अब आता है प्रोक्रूटमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। प्रोक्रूटमेंट एंड मार्केटिंग प्रमोट स्कीम, इसमें क्या है, द स्कीम एम टू प्रमोट न्यू मार्केट असेस इनिशिएटिव लाइक ऑर्गेनाइजिंग पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। कई बार आपने होता है कि भाई आपने देखा होगा प्रगति मैदान पे भी मेला लगता है, कई बार एक्सपो लगते हैं, ऐसे कई बार सूरज कुंड का मेला लगता है, दिल्ली हाट में मेला लगता है, और वहाँ पे आपने देखा होगा बाहर के फॉरेन के लोग आके भी अपने वो क्या करते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली अपने अपने वो लगाते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। आपके मध्य प्रदेश में भी देखा होगा आपने, हाँ सर। है ना, आपके एरिया में भी देखा होगा, एग्जीबिशन लगते जी हैं सर। जिसमें फॉरेन के लोग आके के भी हाँ सर, अपने, प्रगति मैदान में होता है। हाँ, अपने शो दिखाते हैं। जैसे किताबों से रिलेटेड भी मेला लगता है, बुक का मेला, है ना। तो यहाँ पे लोग क्या दिखाते हैं, एग्जीबिशंस दिखाते हैं। जी सर। और तो गवर्नमेंट इनको ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, ताकि क्या हो, वहाँ पे सभी अपने एग्जीबिशन लगाएं, ताकि अपने प्रमोशन कर सकें आगे, अपने नई नई मार्केट को एक्सेस कर सकें। तो इस तरह से ये वाले प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कुरुक्षेत्रा के अंदर बहुत बड़ा वो लगता है, गीता गीता जयंती का वो पूरा फेयर लगता है, मेला लगता है, उसके अंदर इंटरनेशनल दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं। हर भूटान भूटान आसपास के एशिया से, यूरोप कंट्री साइड से लोग अपने अपने ट्रेडिशनल सामान बेचने आते हैं, तो पूरा मेला लगता है। इसी तरह से दिल्ली में भी लगता है ट्रेड फेयर, प्रगति मैदान में लगा लो या फरीदाबाद सूरज कुंड में लगा लो, और भी अलग अलग एरिया में लगते हैं। समझ आ गई? जी यस सर, सर। क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ जी सर। जी सर। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन स्कीम, द स्कीम एम टू कैपेसिटी बिल्ड एमएसएमई for entering export market by facilitating their participation in the international exhibition, fair, conference, seminar, buyers alike meet abroad, as well as provide them with the actionable market intelligence and reimbursement of variation cost involved in the exports of good and service। कई बार क्या होता है, एक्सपो इंटरनेशनल एक्सपो भी लगते हैं, इंटरनेशनल मेला भी लगता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, उनके लिए गवर्नमेंट जो एमएसएमई में है, जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो बाहर जाके अपनी गुड्स को दिखा सकें, अपनी गुड्स को बेच सकें, तो फिर गवर्नमेंट उनको क्या करती है, हेल्प करती है इंटरनेशनली। उनके लिए इंटरनेशनल अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, इंटरनेशनल किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, इंटरनेशनल किसी एग्जीबिशन में जाने के लिए, इंटरनेशनल कोई सेमिनार लेने के लिए, तो फिर उस चीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट इनको क्या करती है, हेल्प करती है कि आप बाहर जाओ, बाहर जाके रिप्रेजेंट करो इंडिया के बिहाफ पे, अगर कुछ होता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे देश को भी फ़ायदा होता है। कई लोग जैसे इंडियन कल्चर को बाहर दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जा सके, तो फिर वो गवर्नमेंट की सपोर्ट लेते हैं। अगर उन्हें लगा कि इससे हमारा कल्चर में भी बढ़ोतरी होगी, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। समझ आ गई?
जी सर क्लियर। नेशनल ST/SC हब स्कीम, गवर्नमेंट ने SC/ST को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सपोर्ट करने के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट भी बनाया हुआ है, ताकि क्या कर सके कि जो SC/ST हैं वो भी क्या हो, एंटरप्रेन्योर्स आगे क्या कर सके कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है वो भी अपनी क्या कर सके, इनिशिएटिव ले सकें, आगे बढ़ सकें, तो उनके लिए अलग से नेशनल SC/ST हब गवर्नमेंट ने बना रखा है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। यस सर। स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको एस्पायर बोलते हैं, एस्पायर स्कीम। स्कीम फॉर प्रमोशन, A फॉर S फॉर स्कीम, P फॉर प्रमोशन, I फॉर इनोवेशन, R फॉर रूरल एंड E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप। Objective of this scheme to set up network of livelihood business incubation center predominantly in the rural and अंडर सर्व एरिया। इनका ये कहना चाह रहा है कि हम गाँव में और जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है एरियाज़ के अंदर, ऐसे कुछ शहर भी हैं जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, उन एरिया के अंदर क्या करना, इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, कि जहाँ पर हम क्या कर सकें, हम प्रमोशन कर सकें नई नई इनोवेशंस की, हम रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें, हम रूरल सेक्टर के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके आ सकें, वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इन एरिया के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसको एक बार आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। समझ आ गई? बिल्कुल ये जर्नल नॉलेज के लिए है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे आपको बिल्कुल दिमाग में समझाना पड़े। कुछ ऐसा है आपके लिए कि मुझे आपको बिल्कुल समझाना पड़े ऐसा कि सर ये तो बेसिक है? नहीं सर। हाँ नहीं सर, वो एक बार रीडिंग में हो जाएगा। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है, एग्जाम मतलब इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ठीक है, पूछ सकता है कुछ भी कि ये ये सब, स्कीम कौन सी ये है। वाला हाँ, स्कीम्स वगैरह। ये पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में आए और वो ना हो, आपको पता ही ना हो, है ना। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जी सर। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर दी सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस MSME। स्ट्रेस MSME क्या होती है कि जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या जो बिल्कुल ऐसी हैं कि जो बंद होने वाली हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई ऐसा कोई भी MSME हो जो बंद हो जाए। स्ट्रेस MSME वो MSME होती है जिनके पास लोन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उनके पास रिपे करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो उस MSME के केस में क्या होता है, उसको स्ट्रेस MSME कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट उनको क्या करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, दोबारा से उनको बढ़ाने के लिए उनको क्या करती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम दे के चलती है। तो ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सबऑर्डिनेट डेट। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। हाँ। सेल्फ रिलायंट इंडिया क्या होता है? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, दिस स्कीम इज येट टू बी लॉन्च। ये लॉन्च नहीं हुई तो इसको काट दो, ये नहीं आएगा। ये लॉन्च ही नहीं हुई तो उसमें क्या बोलेंगे? MSME समाधान। MSME समाधान क्या है? एक पोर्टल है, जैसे MCA है ना, MCA की वेबसाइट का पोर्टल है, ऐसे ही MSME समाधान क्या है, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है, Yes. जहाँ पर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द MSME बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी फॉर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज ऑर्डर। इसको पढ़ लेना, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, लिख लो, एक बार खुद से पढ़ लेना, जर्नल है बिल्कुल। सर जब ये वाला पोर्टल है तो फिर वो क्या है, उद्गम?
वो वाला भी उद्गम तो important है रजिस्ट्रेशन ना, करने के लिए है, रजिस्ट्रेशन के MSME लिए। का। यहाँ पे एमएसएमई समाधान के ऊपर क्या कर सकता है, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट में जैसे आपको अपनी कोई चीज बेचनी है, आपको पब्लिक से डील करनी है, कोई टेंडर लेना है, आपको इसके तहत ही मिलेगा। समझ आ गई? जी सर। हाँ, तो ये है। बाकी सर हाँ जी, सर मतलब एमएसएमई का सारा काम एमएसएमई समाधान पोर्टल से होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए उस वाले पोर्टल यूज करेंगे बस। हाँ, दो पोर्टल है इसमें। एक तो है उद्यम, उद्यम पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे सिर्फ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब पब्लिक से डील करने का टाइम आएगा, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट से डील करने का टाइम आएगा, तो फिर आपको सारा एमएसएमई समाधान, ये जो एमएसएमई समाधान पोर्टल बना रखा है, ये बेसिकली पब्लिक के लिए बना रखा है, पब्लिक के लिए। समझ आ गई? पब्लिक जहाँ पे डील करती है ना, वो हम एमएसएमई समाधान पे डील करते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने के बाद इसको क्लोज करते हैं। रेफरेंस टू द माइक्रो एंड रेफरेंस टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट एनी पार्टी टू, अगर किसी भी पार्टी को कोई डिस्प्यूट है, किसी का कोई झगड़ा हो गया है एमएसएमई से रिलेटेड, है ना, तो वो उस झगड़े को कहाँ रेफर कर सकता है, उस डिस्प्यूट को कहाँ रेफर कर सकता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल के पास। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस द काउंसिल shall either itself conduct conciliation in the matter or seek assistance to any institution या center provide alternate dispute resolution service। एक तरह से क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी एमएसएमई का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो उस डिस्प्यूट को, अपने उस झगड़े को कहाँ रेफर कर सकता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल के पास रेफर कर सकता है। या तो क्या होगा, एक बार रेफरेंस अगर उसके पास आई, काउंसिल के पास आई, काउंसिल या तो खुद से अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है काउंसिलेशन, या फिर क्या कर सकता है, किसी दूसरे सेंटर के पास उसको रिजोल्व करने के लिए भेज सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ। Where the conciliation initiated is not successful and stands terminated without any settlement between the party, the council shall either itself taken up dispute for arbitration or refer to any institute or center। जहाँ पर देखो पहले क्या होगा, कॉन्सिलेशन के लिए जाएंगे कि सेटलमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए। अगर नहीं होता फिर सेंटर कहाँ क्या करेगी, खुद से आर्बिट्रेशन करवाएगी। अगर आर्बिट्रेशन करवाएगी तो या तो खुद से आर्बिट्रेशन करवाएगी या फिर नहीं दूसरे किसी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास भेज देगी आर्बिट्रेशन के लिए। और एवरी रेफरेंस मेड दिस सेक्शन शैल बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज। और जो भी काउंसिल के पास कोई डिस्प्यूट का रेफरेंस होगा तो 90 दिनों के अंदर अंदर काउंसिल उसको क्या करेगी, सेटल करेगी, जैसे भी कैसे करके। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। Yes. Section 90 of the MSME Act 2006 stand that no application for setting aside any decree award other decree made by the council itself or by institute or center provide alternate dispute resolution service to which reference is made by the council shall be entertained by any court। मान लो कि भाई इसने सेटलमेंट करा दी बट कोई खुश नहीं था इसकी सेटलमेंट से, तो सेटलमेंट के रिगार्डिंग जो अपील होती है ना, सेटलमेंट का कोई ऑर्डर था उसके रिगार्डिंग अपील जो होती है वो कोर्ट के अंदर होती है। कहाँ होती है? कोर्ट के अंदर होती है। मान लो किसी को कोर्ट में केस फाइल करना है, वो तब तक उस ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता कोई भी अपील जब तक कि वो जो भी अमाउंट था, जो भी जितने भी अमाउंट से रिगार्डिंग झगड़ा था उसका 75% डिपॉजिट ना करा दे कोर्ट के पास। पहले आपको
अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा कोर्ट के पास। मान लो 1 लाख का झगड़ा था तो 75,000 पहले आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा कोर्ट के पास, तब जाके आप कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज आप कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, तो ये सारे का सारा क्या है आपको ध्यान रखना है। वेयर एज पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन टू सेट असाइड द डिग्री अबाउट ऑर्डर द कोर्ट शैल ऑर्डर दैट सच परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट शैल बी पेड टू द सप्लाई। या कोर्ट खुद से भी बोल सकता है केस की सिचुएशन को देख के, ऐसा नहीं है कि 75% ही देना है, कोर्ट खुद से भी डिसाइड कर सकता है। कोर्ट ये भी कह सकता है कि भाई सारे का सारा पैसा पहले डिपॉजिट कराओ, जो आपका जो जिस ऑर्डर से आप काउंसिल के ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप अपील करना चाहते हो कोर्ट में, तो कोर्ट कहेगी भाई पहले भाई इतना पैसा डिपॉजिट कराओ, फिर आपकी अपील को सुना जाएगा, अदरवाइज आपकी अपील को नहीं सुना जाएगा। तो पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। अब आता है हमारे आगे कॉम्पोजिशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल के पास कितने कितने मेंबर होते हैं? माइक्रो स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल शैल नॉट कंसिस्ट, कम से कम 3 मेंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर होंगे। अब इनमें कौन कौन लोग होंगे? डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, इसमें कौन होगा? पहला डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, बाय व्हाटएवर नेम कौन। और ये डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, एक तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री होगा, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का मतलब डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई मिनिस्ट्री का डायरेक्टर होगा। और कोई भी ऑफिसर होगा जिसकी रैंक डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है उसकी रैंक से कम नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? या वो होगा वन और मोर ऑफिस बियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री और एंटरप्राइज इन स्टेट। भाई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक या एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो एसोसिएशन होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। वन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अगर किसी एमएसएमई ने, जो कोई भी एमएसएमई को पैसे जिसने अगर दे रखे हैं किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, उसका क्या होगा? कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। या वन और मोर पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस लॉ ट्रेड कॉमर्स, जिसका इन एरिया के अंदर अगर कोई क्या है एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी किस किस एरिया के अंदर? इंडस्ट्री फाइनेंस लॉ ट्रेड के अंदर, तो इनमें से लोग होगा। तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई, one or more representative of bank or financial institution, one or more person having the special skill in the industry of in the field of industry law finance trade and commerce। तो ये लोग होंगे एमएसएमई में। तो इसी के बाद आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसको प्लीज़ पढ़ना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो था, चैप्टर नंबर 5 था ना ये हमारा, हाँ ये खत्म।